फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और जेईई में इस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। 1808 में डाल्टन ने एक पेपर पब्लिश किया था जिसका शीर्षक था अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। इसमें इन्होंने नीचे दिए गए बिंदुओं को प्रपोज किया था जो बाद में उसे हम डाल्टन्स के पोस्टुलेट्स के रूप में जानते हैं। तो आइए अब हम इन पोस्टुलेट्स के बारे में इन डेप्थ पढ़ें। पहला पोस्टुलेट्स है मैटर कंसिस्ट्स ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। मैटर क्या है? कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे उसे मैटर कहते हैं। जैसे मोबाइल हो गया, है ना, टेबल हो गया, है ना, चेयर हो गया, ये सारा चीज क्या है? स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसलिए ये क्या है? मैटर है। दुनिया में जितने भी चीजों को आप देख रहे हैं ये सब मैटर है क्योंकि ये सब स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो पहला पोस्टुलेट्स ये है कि मैटर कंसिस्ट्स ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। मतलब जैसे मान लीजिए चेयर है ना, तो चेयर क्या चीज से बना हुआ है? एटम्स से बना हुआ है। और ये एटम क्या है? इनडिविजिबल है। मतलब कि जो एटम है उसका अब डिवीजन नहीं हो सकता है, इससे छोटा नहीं हो सकता है ना। जो एटम है उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसे हम काट नहीं सकते हैं, वो इससे छोटा नहीं हो सकता। जो सबसे छोटी इकाई होगी वो एटम होगा। एटम के बाद जो है ना वो डिवीजन नहीं हो सकता है। इसलिए जो पहला पोस्टुलेट्स है वो है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। मतलब जो भी मैटर है वो क्या है? एटम से बना है और वो एटम का डिवीजन नहीं हो सकता है ना। आइए अब हम दूसरे पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ें। ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। मतलब मान लीजिए ये एलिमेंट है गोल्ड का, है ना। इसके जो एटम्स होंगे ना, क्योंकि ये बहुत सारे छोटे छोटे एटम से बना होगा गोल्ड, तो इसके जो एटम्स होंगे सारे एटम्स के प्रॉपर्टीज क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे, मतलब सेम होंगे। यानी अगर इसका जो भी मास होगा एक एटम का, वही दूसरे एटम का भी उतना ही मास होगा, तीसरे एटम का भी उतना ही मास होगा, है ना। वो आइडेंटिकल होगा। और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। अगर मान लीजिए आयरन है, तो आयरन जो एलिमेंट है उसके जो एटम्स होंगे वो गोल्ड के एटम से डिफरेंट होंगे, है ना। मतलब गोल्ड के एटम का जो मास होगा और आयरन के एटम का मास होगा वो डिफरेंट होगा, है ना, अलग होगा। ये हमें सेकंड पोस्टुलेट्स बताता है। आइए अब हम थर्ड पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ें। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड्स क्या होता है? दो या दो से अधिक एलिमेंट से बने हुए केमिकल सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं, है ना। मान लीजिए वाटर है, वाटर में क्या है? दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो गया? कंपाउंड हो गया, H2O। तो जो थर्ड पोस्टुलेट्स है वो कह रहा है जो कंपाउंड्स है वो एटम के डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन करने से बनता है, लेकिन वो एक फिक्स्ड रेशियो में रहता है ना। जैसे इस केस में क्या है? H2O है, तो मतलब अगर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमें वाटर मिलेगा या H2O मिलेगा। उसी तरह से मान लीजिए जो सॉल्ट है, नमक है जो हम खाते हैं, उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? NaCl। जो डाल्टन का थर्ड पोस्टुलेट्स है वो क्या कह रहा है कि जो NaCl है उसमें Na एक एटम और Cl का एक एटम अगर कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा। और ये क्या है? एक फिक्स्ड रेशियो में है, 1:1 रेशियो में है। अगर सोडियम और क्लोरीन का 1:1 रेशियो रहे तो वो NaCl ही फॉर्म करेगा, क्योंकि यहां पे इस केस में NaCl के केस में फिक्स रेशियो क्या है? 1:1 है। उसी तरह से H2O के केस में क्या है? हाइड्रोजन का 2 यूनिट्स
और ऑक्सीजन का 1:1 मतलब 2:1 रेशियो में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स अगर कंबाइन होते हैं तो वो H2O ही बनाएगा। आइए अब हम फोर्थ पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ें। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। These are neither created nor destroyed in chemical reaction। जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें बस एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब एटम सिर्फ कंबाइन होता है और रीऑर्गेनाइज होके एक डिफरेंट कंपाउंड बनाता है। क्योंकि मान लीजिए अगर NaOH है प्लस HCl है तो क्या हमें मिलेगा? NaCl मिलेगा और प्लस H2O मिलेगा। अगर देखेंगे यहाँ पे सोडियम के कितने एटम्स हैं? एक है, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट में भी सोडियम का एक एटम मिल गया है ना। ऑक्सीजन कितना है? वो एक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोडक्ट में भी एक ही है। हाइड्रोजन कितना? एक और एक दो है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन दो हो गया है ना। क्लोरीन कितना? एक है, तो क्लोरीन यहाँ पे एक है। तो जो जो फोर्थ पोस्टुलेट्स है उसमें क्या कहा गया है कि जो केमिकल रिएक्शन है उसमें बस रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है एटम्स का, है ना। क्योंकि जब ऑक्सीजन पहले सोडियम के साथ अटैच था, हाइड्रोजन के साथ अटैच था, तो अब जो है ऑक्सीजन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ अटैच है ना। क्लोरीन पहले हाइड्रोजन के साथ अटैच था, तो प्रोडक्ट में क्लोरीन जो है सोडियम के साथ अटैच है। तो बस ये रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है एटम्स का। उसी तरह से हमने देखा कि एटम्स नाइदर क्रिएट हो रहा है नॉर डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि जो रिएक्टेंट में सोडियम एटम अगर एक है तो प्रोडक्ट में भी सोडियम एटम कितना है? एक ही है ना। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड कितना है? दो है, तो प्रोडक्ट साइड भी कितना है? दो है। उसी तरह से क्लोरीन रिएक्टेंट साइड एक है तो प्रोडक्ट साइड भी एक है। उसी तरह से ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड एक है तो प्रोडक्ट साइड भी एक है। दिस इज फोर्थ पोस्टुलेट्स है, वो क्या कह रहा है? दो चीज कह रहा है। एक तो है कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स होता है केमिकल रिएक्शन में, और दूसरा है कि नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व रहता है। इसका मतलब है कि ये हमें कंजर्वेशन ऑफ मास का प्रिंसिपल बता रहा है। ये चार पोस्टुलेट्स जो है वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के हैं। आइए अब हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस के बारे में पढ़ें। तो ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करता है लॉज ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, मतलब कि जो गैसियस वॉल्यूम्स के लॉज हैं, जैसे बॉयल्स लॉ है जिसमें कहा गया कि जो वॉल्यूम है किसी गैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके प्रेशर का। उसी तरह से जो चार्ल्स लॉ है उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कि जो वॉल्यूम है वो किस तरह से प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इसी तरह से जो आइडियल गैस लॉ है ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उसे भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इसी तरह से जो अन्य लॉज हैं गैसेस वॉल्यूम्स के उसे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। उसी तरह से जो दूसरा लिमिटेशंस है वो है कि जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है वो रीजन प्रोवाइड नहीं करता है कि किस तरह से एटम्स जो है वो कंबाइन होते हैं, है ना। जो केमिकल बॉन्ड्स हैं वो किस तरह से होते हैं, जो डिफरेंट केमिकल बॉन्ड्स है जैसे कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं ना, आयनिक बॉन्ड्स हैं, वो किस तरह से बन रहा है, इन सब के पीछे का जो रीजन है वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये लिमिटेशंस हो गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। आइए अब हम जेई में पूछे गए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करें। यह रहा हमारा पहला प्रश्न। द इनकरेक्ट पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ए, atoms of different elements differ in mass. B, matter consists of divisible atoms. C, compounds are formed when atoms of different elements combined in a fixed ratio. D, all the atoms of given elements have different properties including mass. E, chemical reactions involve organizations of atoms, है ना। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि atoms of different elements differ in mass, ये तो डाल्टन्स का पोस्टुलेट्स है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उसके एटम्स का मास डिफरेंट होता है। फिर जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ डिविजिबल एटम्स, ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जो पोस्टुलेट्स है उसमें बताया गया है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। जो एटम्स होता है वो इनडिविजिबल होता है, वो डिविजिबल नहीं होता है।
इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है इनकरेक्ट है। उसी तरह से ऑप्शन सी हम देखते हैं कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। ये तो हमने पढ़ा है कि जब कंपाउंड बनता है कब बनता है, जब एटम्स जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के वो कंबाइंड करे एक फिक्स्ड रेशियो में। जब H2O था तो किस रेशियो में कंबाइन हो रहा था, 2:1 में। उसी तरह NaCl किस रेशियो में कंबाइन हुआ है, 1:1 में, है ना। तो फिक्स्ड रेशियो में, तो ये स्टेटमेंट सही है। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है डी, वो है कि ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जो गिवन एलिमेंट के एटम होते हैं उसके प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होते हैं, डिफरेंट नहीं होते हैं, इंक्लूडिंग मास, तो आइडेंटिकल होते हैं, है ना। आइए अब हम स्टेटमेंट ई पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। ये सही है ना, क्यों हमने पढ़ा था ना कि केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें क्या होता है कि रीऑर्गेनाइजेशन होता है एटम्स का, है ना। तो इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, ये क्या है, सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मतलब कि जो इनकरेक्ट पोस्टुलेट्स हैं वो क्या होंगे, जो बी है स्टेटमेंट और स्टेटमेंट डी है, ये दोनों इनकरेक्ट हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो स्टेटमेंट ए है, ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। ये तो सही है, करेक्ट है। मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, ये भी सही है। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, ये भी सही है। और स्टेटमेंट डी है कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन एनी रेशियो। नहीं, ये क्या है, फिक्स्ड रेशियो में होगा, है ना। इसलिए ये ऑप्शन जो है सो हमारा इनकरेक्ट हो गया। इसलिए जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अमॉन्ग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच वाज नॉट प्रपोज्ड बाय डाल्टन, मतलब डाल्टन के द्वारा जो प्रपोज नहीं किया गया था वो स्टेटमेंट हमें बताना है। तो स्टेटमेंट ए क्या है, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, जो हमने फोर्थ पोस्टुलेट्स पढ़ा था। स्टेटमेंट बी क्या, ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है ना, क्योंकि जो एटम्स है गिवन एलिमेंट का उसके तो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, और जो डिफरेंट एलिमेंट है वो डिफर करता है मास में, है ना। When gases combine or reproduced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at the same temperature and pressure. इस स्टेटमेंट को अभी हम होल्ड करते हैं, है ना। फोर्थ स्टेटमेंट पे जाते हैं। मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, ये तो सही है ना। तो ऑप्शन ए बी डी सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, सी होगा। लेकिन इसको और हम अच्छे से इस स्टेटमेंट को समझें कि डाल्टन्स ने हमें इस स्टेटमेंट के बारे में बताया था कि गैसेस जो है सो सेम टेम्परेचर पर है, प्रेशर पर है। इसके बारे में तो डाल्टन्स ने चर्चा भी नहीं की थी पोस्टुलेट्स में, है ना। इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी।